हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 17th एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको जितने भी ये एपिसोड है हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के जीके 2021 के, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो बैंक के एएफओ का एग्जाम है, अभी जो रिसेंटली एडीयू का एग्जाम आ रहा है, या एएसआरबी एओ का जो एग्जाम है। तो सभी एग्जाम के लिए नाबार्ड, एफसीआई, आईसीआर, ये जो एपिसोड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। जितना हो सकता है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ शेयर करें हमारे चैनल को, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। एंड विद दिस आई विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो उसने जो इतने भी इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में, तो उनकी जो रैंकिंग है वो रिलीज की। तो आईसीआर की जो रैंकिंग है 2021 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट या फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसका कि फर्स्ट रैंक आया है इंडिया में 2021 की आईसीआर की रैंकिंग में। तो आईसीआर की जो रैंकिंग है उसमें जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट रही है फर्स्ट नंबर पे, दैट इज योर एनडीआरआई करनाल, जो आईसीआर की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, करनाल में। तो इसको फर्स्ट रैंक मिला है। उसके बाद जो आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में, इसका जो सेकंड रैंक है। और अगर हम आईबीआरआई की बात करें, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जटनगर में है, तो इसका जो वो थर्ड रैंक है। और अगर हम जीबीपीयूएटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसका जो है फोर्थ रैंक है। और अगर हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है तो ऑटोमेटिकली वो जीबीपीयूएटी का फर्स्ट रैंक हो जाता है। ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और ये तीनों जो आईसीआर की इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इज द सेंटर टारगेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टिल मार्च 2022 इन फेज 1। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी टारगेट रखा है कि वो इतने लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्च 2020 तक, 2022 तक इन द फेज 1 में। तो कितना लाख मिलियन टन जो राइस जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फेज 1 में, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 35 लाख मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है या माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक सेंटर की स्कीम जो है, पायलट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो ये स्कीम जो है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years इन द बिगिनिंग फ्रॉम 2019 से लेकर 2020 में स्टार्ट हुई थी और 2003 साल के लिए स्कीम जो पायलट स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसके फर्स्ट फेज में 35 लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2022 तक, मार्च के मंथ में। और जो सेकंड फेज होगा तो उसमें 175 लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्च 2023 तक। और थर्ड फेज की बात करें तो 370 लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्च 2024 तक। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड सोइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल जो वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, अभी रिसेंटली हमने दिसंबर मंथ में वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया, तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 5 दिसंबर को। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे होता है, 3 दिसंबर की बात करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन डे होता है इंडिया में, तो वो 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड सोइल डे की बात चलिए तो 5 दिसंबर को। तो जो वर्ल्ड सोइल डे आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है एक स्कीम है, मतलब उसके जो है डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा इंटरनेशनल डे या एक इंटरनेशनल ईयर्स हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो जो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया गया। और जो वर्ल्ड सोइल डे था 2021 का, इसका कैंपेन क्या था, तो इसका कैंपेन था हॉल्ट सोइल सैलिनाइजेशन एंड बूस्ट सोइल प्रोडक्टिविटी, मतलब सोइल सैलिनाइजेशन को रोकना और सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच स्टेट, तो अभी रिसेंटली ये जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है वो लॉन्च की गई,
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू एक्सटेंड द रेवेन्यू ऑफ फार्मर्स एंड टू अंडरस्टैंड द इमेजिनेटिव एंड प्रिसीजेंट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यूपी में उसको बढ़ावा देना, जो फार्मर्स की इनकम है, फार्मर का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना, और ताकि जो 2022 तक जो फार्मर की इनकम है उसको डबल किया जा सके। नेक्स्ट इज एज पर द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 विच कोऑपरेटिव रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट जो वो लॉन्च की जाती है हर साल, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका कि फर्स्ट रैंक आया है वर्ल्ड में इनमें से। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, इफको। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जो इफको आपको पता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, एक गवर्नमेंट ऑन सोसाइटी है। तो इसको जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर है, तो ये हर साल अपनी रिपोर्ट जो वो रिलीज करता है। तो अभी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इफको है इसका फर्स्ट रैंक आया है। तो जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर है WCM, तो ये क्या है तो इट इज ए प्रोजेक्ट जो कि डिजाइन किया गया है टू कलेक्ट द रोबस्ट इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल डाटा अबाउट द जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो 2021 का एडिशन था, ये कौन सा एडिशन था इसका वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट का, तो ये था 10th एडिशन था। तो दिस इज 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इफको है, ठीक है, जो हमारी इफको है इसको फर्स्ट रैंक में है पूरे वर्ल्ड में। और ये WCM, ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये कौन प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है, तो इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA एंड यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज। तो ये दोनों मिलके जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो इफको की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इफको की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको ये एकदम से दिखेगा आइकन। तो इफको रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड अमंगस्ट टॉप 300 cooperatives based on the ratio of turnover over GDP per capita। तो जो इफको है वो नंबर 1 कोऑपरेटिव जो वो रैंक की है इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं अभी करंटली जो इफको के डायरेक्टर हैं, MD हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड CEO है, वो कौन है, डॉक्टर US अवस्थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है इफको, तो ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इफको का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इफको का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। और इफको की स्थापना कब हुई थी, इफको की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 3 नवंबर 1967 को। नेक्स्ट इज रिसेंटली PM मोदी इनॉग्रेटेड द सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट इन विच इंडियन स्टेट। अभी रिसेंटली सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट जो वो इरिगेशन पर्पस को सोल्व करने के लिए लॉन्च किया गया। तो कौन सी इंडियन स्टेट में जो सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश में। अभी 11 दिसंबर को ही इसी मंथ जो प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने डेडिकेट किया जो सरयू कैनल नेशनल प्रोजेक्ट है टू द नेशन, जिसकी कॉस्ट कितनी है, लगभग 9,800 करोड़ है। इन द कहाँ पे, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इससे लगभग मोर देन 30 लाख फार्मर्स ऑफ कितने विलेजेस के, कितने गांव के, मोर देन 6,000 विलेजेस जो है उनको जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो जो यूपी उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और इससे आप देख सकते हैं लगभग 15 लाख हेक्टेयर्स ऑफ दीज 9 डिस्ट्रिक्ट्स विल गेट इरिगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएटेड टू मैप अंडरग्राउंड फंगल लाइफ टू स्टोर पिच ग्रीन हाउस गैस। अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया गया है टू मैप करने के लिए, किसको, अंडरग्राउंड फंगल लाइफ का जो नेटवर्क है उसको मैप करने के लिए। तो इसका मेन पर्पस क्या है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसको ये फंगल लाइफ जो है, फंगल लाइफ नेटवर्क जो हमारे अंडरग्राउंड जो नेटवर्क है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस को मेनली स्टोर करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है आप एक मेन ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप देख सकते हैं कि एक सोसाइटी है, द सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में SPUNB कहते हैं, स्पन। तो इसके जो साइंटिस्ट है, इसमें जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी एक प्लान जो वो रिवील किया कि वो क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो फंगी का, तो उसको मैप करेंगे।
फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिससे क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे हॉटस्पॉट्स को दैट कुड बेटर प्रोटेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम को एंड दैट कुड स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड टू हेल्प टैकल द क्लाइमेट चेंज। मतलब इससे हम एक तो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो नेटवर्क है, फंगल नेटवर्क है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कौन से जो मेन उसके हॉटस्पॉट एरिया हैं। और ये जो हेल्पफुल होगा कहाँ पे जो कार्बन स्टोरेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज होगी, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा क्लाइमेट चेंज को जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने में। दूसरी बात, जो अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क है एक्चुअली डेट अंडरपिन द हेल्थ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट हेल्थ होती है, ट्रीज होते हैं अबव ग्राउंड, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है ये जो है नेटवर्क है। और ये क्या करता है कि इट सक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस टू द प्लांट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है, सक कर लेता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, ये प्लांट्स को रिलीज करता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, लगभग 10,000 सैंपल जो है नेक्स्ट आने वाले लगभग 18 मंथ्स में ये कलेक्ट किए जाएंगे डिफरेंट फंगल नेटवर्क्स के बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग, जो भी हो गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम के द्वारा इनको एनालाइज किया जाएगा, और बहुत ही जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इस फंगल नेटवर्क के उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मैप किया जाएगा। तो ये जो फंगल नेटवर्क है जो कि स्टोर करता है बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्चुअली ये भी अंडर थ्रेट है किसके कारण, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, फर्टिलाइजर यूज जो हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि सॉइल हेल्थ जो वो डिटीरियोरेट हो रही है, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, तो उसकी वजह से ये भी अंडर थ्रेट है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी केस इसलिए जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट मैप जो है इसके लिए प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया गया है, ताकि आइडेंटिफाई की जाए साइट्स विद द पोटेंशियल टू स्टोर मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी साइट को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का, और हाँ ऐसे एरिया भी आइडेंटिफाई किए जाए जो कि अंडर रिस्क हैं, और ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सके, उसकी कंजर्वेशन को उसको इम्प्रूव कर सके, उसके लिए एफर्ट्स लगा सकें जो भी डिफरेंट हॉटस्पॉट्स हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो हमारे इकोसिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच इन्वेजिव पेस्ट रिसेंटली डिस्ट्रॉयड चिल्ली क्रॉप इन साउथ इंडिया। अभी रिसेंटली चिल्ली आपको पता है साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो वहां पे एक रिसेंटली इन्वेजिव पेस्ट जो उसका अटैक हुआ है, तो उसने बहुत सारा 40 to 70% क्रॉप जो है वो डैमेज कर दी है। तो ये पेस्ट कौन सा है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, या एफिड है, या बोरर है? इसका राइट आंसर है आपका बी, थ्रिप्स। चिल्ली में जो मेनली थ्रिप्स आते हैं दैट इज योर स्कर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। बट अभी एक रिसेंटली जो इन्वेजिव थ्रिप्स की स्पीसीज है उसका अटैक हुआ है, तब देखते हैं। तो जो ये न्यू इन्वेजिव पेस्ट है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, तो ये न्यू स्पीसीज है। अदरवाइज जो चिल्ली में मेन थ्रिप्स है दैट इज योर स्कर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। बट ये न्यू इन्वेजिव स्पीसीज है जिसका अटैक हुआ है चिल्ली क्रॉप में, देख सकते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और ये जो थ्रिप्स है ये क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को फ्लावरिंग स्टेज में अटैक कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो फ्रूट की ग्रोथ है वो रुक जा रही है, स्टंट हो जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के ये थ्रिप्स की स्पीसीज है, इन्वेजिव पेस्ट है जो कि अटैक कर रहा है चिल्ली क्रॉप को रिसेंटली, जिसने आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अटैक किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वेजिव थ्रिप्स की स्पीसीज है, इन्वेजिव है क्योंकि ये इंडिया की नहीं है, बाहर से आई है। कहाँ से आई है, कहाँ इसका ओरिजिन है, इंडोनेशिया में। और इंडिया में सबसे पहले कब रिपोर्ट की गई थी, 2015 में। तो इसके अगर हम फीमेल की बात करें तो इसका एक फीमेल जो लगभग 150 एग्स जो वो ले करता है थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब जिसको कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं, बट पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट रिक्वायरिंग द मेल। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेंजरस है इसकी इसकी पॉपुलेशन जो है, सॉरी। एंड इट्स ये क्या करता है, ये सक करता है सैप को फ्रॉम द लीफ से, फ्लावर से, एंड आल्सो फ्रॉम द फ्रूट, जो कि कॉज करता है डैमेज, कॉज करता है जो क्रॉप होती है, फ्रूट्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। इसमें लगभग 30 to 70% जो है डैमेज देखी गई है। और इसमें जो मैंडेटरी मैनेजमेंट रिकमेंड की जा रही है, तो एक तो ये कि नीम ऑयल को स्प्रे करना, दूसरे ये कि जो फार्मर्स को सनफ्लावर की क्रॉप जो उसकी प्लांटिंग करनी चाहिए नेक्स्ट टू द चिल्ली फील्ड, क्योंकि उसके जो इस पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सीक्वेंस्ड होल जीनोम ऑफ इंडियन व्हाइट श्रिम्प। जो इंडियन व्हाइट श्रिम्प है जो कि एक मेन सी फूड है, तो इसका अभी होल जीनोम सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया है, आईसीआर की सीआईबी है, एनडीआरआई है, सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट है, या डीबीटी की इंस्टीट्यूट है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, आईसीआर की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ब्रैकिश वाटर की, तो उन्होंने ये जो है होल जीनोम सीक्वेंस किया है।
आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट ऑफ ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो कि कहाँ पे, चेन्नई में, तो उन्होंने सीक्वेंस किया है जो होल जीनोम इसका, जो इंडियन व्हाइट श्रिम्प है इसका होल जीनोम सीक्वेंस किया है, और अपने आप मतलब अपने इंडिजिनियसली सीक्वेंस किया गया है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द कंट्री इन डिकोडिंग द होल जीनोम ऑफ नेटिव स्पीसीज ऑफ श्रिम्प, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फूड कम्युनिटी है वर्ल्ड में। जो इंडियन श्रिम्प इंडस्ट्री की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 11% शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में। तो इंडियन श्रिम्प इंडस्ट्री का 11% शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन में। तो आप देख सकते हैं अमंगस्ट द श्रिम्प प्रोड्यूसिंग कंट्री जितने भी है, तो इसका जीनोम साइज कितना हुआ है, 1.9 GB का इसका जीनोम साइज है। नेक्स्ट इज अर्का सुप्रभात इज ए डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ, अभी अर्का सुप्रभात जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, तो वहां के साइंटिस्ट ने एक नई वैरायटी डेवलप की है, डबल क्रॉस हाइब्रिड है अर्का सुप्रभात। तो ये किसका डबल क्रॉस हाइब्रिड है, इसका राइट आंसर आपका सी, मैंगो का। तो आप देख सकते हैं कि जो ICAR की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो उन्हें डबल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप किया गया किसके द्वारा, आम्रपाली जो खुद क्रॉस है किसका, दशहरी और नीलम का। तो इसको क्रॉस किया इन्होंने किसके साथ, अर्का अनमोल के साथ, जो कि क्रॉस है अल्फांसो और जनार्दन प्रसन्न का। तो एक तरह से ये हो गया डबल क्रॉस हाइब्रिड हो गया। और ये जो मीडियम मैच्योरिंग है, मीडियम है, बिगरस है, ठीक है, रेगुलर है, रेगुलर बियरिंग है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर बियरिंग है, हाई यील्डिंग है, लगभग 35 से 40 kg फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं पर प्लांट आफ्टर 4 years ऑफ प्लांटिंग के 4 साल बाद आपको। और इसका जो फ्रूट वेट होता है एक फ्रूट का, वो लगभग 250 ग्राम तक होता है एक फ्रूट का वेट। और फ्रूट की शेप जो होती है अल्फांसो मैंगो की तरह होती है। पल्प रिकवरी देखें तो इसमें मोर देन 70% है। TSS की बात करें तो मोर देन 22 डिग्री ब्रिक्स है। एसिडिटी 0.12% है। कैरेटिनॉइड की बात करें तो 8.35 mg पर 100 ग्राम फ्रेश वेट होते हैं। और इट हैज गॉट द शेल्फ लाइफ ऑफ 8 to 10 days एट रूम टेम्परेचर पे, आप इसको 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल्स को। एंड विद दिस आई विल से थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।